एक ये पे काम कर रहे हैं अभी। क्या कहते हैं इसको, मतलब ये प्रॉपर्टी डीलिंग साइट्स होता है ना, तो उस पे काम कर रहे हैं कि जैसे मतलब कोई भी रूम वगैरह रेंट किसी को करना है तो मतलब आके लिस्टिंग कर सकता है। और कुछ मतलब एक जो भी अपना लिस्टिंग करेगा और जिसको चाहिए होगा वो आके देख सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, तो उस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला साइट है। ठीक। तो देखो, तो सबसे पहले हम तुमको ये बता देते हैं कि इसमें हम क्या क्या यूज़ किए हैं। तो हम बैकएंड में यूज़ क्या किए हैं। अ, बना हुआ बेसिकली है पीएचपी पे। ठीक है, और कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क पे है सब पूरा बेस्ड। फ्रेमवर्क के बारे में पता है तुम लोग को ना? हम्म, हेलो। किसको किसको यहाँ फ्रेमवर्क के बारे में पता है कि फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है ना, कि जैसे कहाँ से कैसे बताएं। हम शॉर्टकट में समझा देते हैं तुमको। तो जिसको भी अगर कंफ्यूजन है, जैसे अनुकल्प को या फिर शिवानी को, तुम लोग को अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाएगा। जैसे फ्रेमवर्क क्या होता है ना, कि जैसे तुम लोग को ये पता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है ना, जैसे पीएचपी, जावास्क्रिप्ट और जो भी पाइथन, रूबी वगैरह जितना भी लैंग्वेजेस है, तो तुम लोग को ये सब के बारे में तो पता ही है कि ये सब से क्या करते हैं, कोड करते हैं, थोड़ा फ्रंट एंड बनाते हैं, मतलब ये सब से कुछ बैक एंड सेट करते हैं। एचटीएमएल वगैरह हो गया जिससे फ्रंट एंड करते हैं, मतलब फ्रंट एंड के लिए और भी चीज़ होता है, तो बेसिकली वही। और एक वेबसाइट बनकर तैयार होता है। ठीक है, पर बात यह है कि देखो, हम लोग ये क्यों बनाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों बनाता है? कंप्यूटर तुम्हारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर तुम्हारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझ सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? सिर्फ कंप्यूटर को दो चीज समझ में आता है, सिर्फ दो चीज, जीरो और वन। ठीक है। ठीक है? कंप्यूटर को सिर्फ दो चीज समझ में आता है, जीरो और वन। तो हम लोग क्या किए कि जीरो और वन की जगह हम लोग जीरो और वन में कोड नहीं कर सकते थे ज्यादा, क्योंकि कौन करेगा उतना। तो हम लोग इसके लिए बनाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है। ठीक है, इसके लिए हम लोग बनाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये हुआ क्या कि देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब बनाए तो इससे क्या हुआ, हमारा काम काफी आसान हो गया। हम लोग को जो भी कोड कंप्यूटर को समझाना है तो हमको जीरो वन में नहीं लिखना पड़ता है, कुछ इंग्लिश होता है, सिंटैक्स होता है, इसी में हम लोग समझाते हैं। जो हम लोग का सबसे पहले सी आया, फिर आगे धीरे धीरे जो भी लैंग्वेज डेवलप किया ठीक है। तो ऐसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए। पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ना एक प्रॉब्लम आया क्या, कि मतलब प्रॉब्लम नहीं आया, कहो कि कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट किया गया। कि जैसे एक कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, उसमें 50 तरीके का फीचर होता है, हर एक कंडीशन को सोच कर उसमें फीचर डाला होता है। उनको हर चीज़ खुद से कंट्रोल करना होता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। समझ रहे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के में क्या होता है, बहुत वाइड होता है कि तुमको या इस चीज़ में भी इस चीज़ को प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हो, इस चीज़ में यूज़ कर सकते हो, इस चीज़ में यूज़ कर सकते हो, बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। तो तुमको काफ़ी पावर दिया जाता है। और जितना ज्यादा तुम्हारे पास पावर्स आता है उतना ज्यादा तुमको स्पेसिफिकेशंस देना होता है। जैसे तुमको कोई भी चीज करना है, ठीक है, तो तुमको इनपुट लेना है। तो मान लो कि तुमको इनपुट लेना है, तो तुमको अगर एक लैंग्वेज है, वो कोई एप्लीकेशन में भी चलता है और वेबसाइट में भी चलता है, तो तुमको डिफाइन करना होगा कि तुम कैसे इनपुट ले रहे हो, तुम एप्लीकेशन से ले रहे हो। ये हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ। इसके बाद क्या कर हुआ ना, कि तो हम लोग क्या किए ना कि एक फ्रेमवर्क बनाए। फ्रेमवर्क में क्या होता है ना, कि इसको अपना काम स्पेसिफाई कर दिए। ठीक है, फ्रेमवर्क का क्या हुआ कि काम स्पेसिफाई कर दिए कि जैसे हाँ ठीक है, तुमको सिर्फ वेबसाइट डेवलप करना है, तो वेबसाइट डेवलप करने के लिए जो जो वेरिएबल्स है ना, उसको कम किया गया। जैसे तुमको पता है कि तुम इस फ्रेमवर्क को वेबसाइट बनाने के लिए यूज करोगे, एप्लीकेशन नहीं बनाओगे, तो तुम्हारा इनपुट लेने का एक टाइप जो है वो स्पेसिफाई हो गया कि ठीक है, जैसे वेबसाइट में इनपुट लेते हैं वैसे ही लेंगे। समझ गए? उसमें काफी कुछ कुछ वेबसाइट को सिक्योरिटी होता है जो तुमको हमेशा डालना होता है, वो सारा सिक्योरिटी पहले से डाल दिया, मतलब तुम्हारे काम को थोड़ा आसान करने के लिए फ्रेमवर्क बनाया। तो जैसे अभी कौन सा फ्रेमवर्क हम जो यूज कर रहे हैं ना, समझ रहे हो, इसमें क्या हुआ कि तुमको बहुत सारी चीजें स्पेसिफाइड कर दिया गया कि ऐसे 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 करना काम, तो तुम्हारा इतना सारा काम आसान हो जाएगा। जो चीज हम लोग फंक्शंस में करते हैं, तो उसी फंक्शन और क्लासेस को यूज करके काफी ज्यादा एकदम डायनेमिकली यूज करके उसको यूज बनाया गया। इसमें क्या होता है कि जैसे देखो, हम ये होता है ना कंट्रोलर वगैरह, एमवीसी फ्रेमवर्क होता है, तो तुम बेसिकली फ्रेमवर्क समझो कि इसके अंदर सारा कुछ होता है और सब कुछ का स्पेस डिफाइंड होता है कि यहाँ पे कुछ इनपुट फाइल यहाँ रखना है, आउटपुट फाइल यहाँ रख, मतलब इनपुट आउटपुट फाइल क्या होता है, पीएचपी फाइल यहाँ रखना है, इस टाइप का फाइल यहाँ रखना है, जो व्यू होगा उसका फाइल अलग रखना है, लॉजिक्स का फाइल अलग रखना है, तो ताकि तुमको कोड को खोजने में भी आसानी हो। जो तुम्हारा वो करता था, क्या बोलते हैं उसको, उप करता है, उप्स को भी यहाँ यूज किया गया काफी हद तक। ठीक है,
तो इसमें बेसिकली यही समझो जिसको नहीं आता, कि इसमें हर चीज डिफाइंड होता है और काफी तुम्हारा ये सिक्योरिटी वगैरह को बढ़ा देता है। चीजों को ये करता है क्या, एक स्पेसिफिक वे में अरेंज कर देता है ताकि तुमको खोजने में आसानी हो। तुमको जगह डिफाइंड होता है कि यहाँ पे ये काम करना है, तो अगर तुमको उस काम के लिए उस काम में कुछ गलती हुआ है तो तुमको सिर्फ एक फोल्डर चेक करना है, वहीं पे तुमको सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो बताते हैं कि हम काम किए तो यही इसमें हम जो यूज किए हैं। कहाँ गया। हाँ, तो हम यूज किए हैं जो मेरा प्रोजेक्ट में हम यूज किए हैं। ठीक है। तो हम यूज किए हैं ये क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क। पहले तो कोऑर्डिनेटर यूज किए हैं, कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क यूज किए हैं। और उसके बाद जे क्यूरी। जैसे तुमको जावास्क्रिप्ट के बारे में पता है ना। हाँ, तो देखो जैसे जावास्क्रिप्ट होता है ना, तो जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट भी उसी टाइप का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। वो भी काफी डायनेमिक था, है। जो तुमको जैसे तुम जो ये क्यों क्या किया कि जैसे तुमको कुछ चीजें बार बार करनी होती है। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट उसको काफी इलेबोरेटेड रखता है, तो तुमको जो चीजें बार बार करनी है ना, उसको क्या करता है कि जे क्यूरी छोटे से एक पैकेज में बना के तुमको देता है कि देखो एक फंक्शन एक टाइप का, एक समझो कि एक उसको लाइब्रेरी कहते हैं। इसमें क्या किया कि तुमको ढेर सारा फंक्शन बना कर दे दिया। बोला इस फंक्शन को कॉल करोगे तो हम इतना सारा काम जो तुमको बार बार करना पड़ता, वो हम एक बार में करके दे देंगे। तुमको इतना सारा काम मतलब बहुत सारा बड़ा बड़ा चीज का फंक्शन बनाया, कुछ कुछ बड़ा बड़ा कोड था उसको छोटा कर दिया, ताकि तुमको तुम्हारा जावास्क्रिप्ट लिखना आसान हो जाए। तो हम जावास्क्रिप्ट नहीं, हम जे की यूज किए हैं। मतलब बेसिकली तो जावास्क्रिप्ट तो यूज करना ही होगा, और जावास्क्रिप्ट के अंदर जे क्यूरी का फंक्शंस को यूज करके हम अपने कोड को थोड़ा शॉर्ट किए हैं। ठीक है। जो भी इस वाले वेबसाइट में। तो उसके बाद जेक्यूरी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा ऋषु? नहीं, जे क्यूरी जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी होगा। जैसे कोऑर्डिनेटर क्या हुआ, कोऑर्डिनेटर जो तुमको बताएं, उसमें क्या होता है कि पीएचपी को यूज करने के लिए एक स्पेसिफिक वे दिया। ठीक है। तो देखो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में देखो डिफरेंस समझो कि जो फ्रेमवर्क हुआ ना उसके अंदर तुम्हारा पूरा सेट ऑफ कोड्स होता है, समझ रही हो, कि पूरा का पूरा जितना भी तुम्हारा इनपुट फाइल होगा, आउटपुट फाइल होगा, प्रोग्राम ये फाइल होगा, मतलब होता है ना, एड्रेस फाइल होगा, एचटीएमएल फाइल होगा, जे क्यूरी जावास्क्रिप्ट जितना इमेजेस होगा सब उसी के अंदर अरेंज होगा। कोऑर्डिनेटर सबको कंट्रोल करेगा, समझ रही हो। तो हाँ हाँ, सबको समझ करेगा। रहे हैं। तो हाँ, तो जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है ना, वो हो गया फ्रेमवर्क। समझ रहे हो कि उसी फ्रेम के अंदर तुम्हारा पूरा वेबसाइट रहेगा अब। ठीक है। और जे क्यूरी क्या है ना, जे क्यूरी एक छोटा सा फाइल होता है, समझ रहे हो, एक छोटा सा फाइल है। छोटा सा फाइल हम तुमको फाइल भी दिखा सकते हैं कितना छोटा होता है। तुमको दिखाते हैं जे क्यूरी का फाइल। ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि काफी सारा ये होता है, मतलब काफी सारा फंक्शंस बना होता है। अगर हम तुमको दिखाएं सही से तो देखो यहाँ पे दिख जाएगा। इसमें ढेर सारा फंक्शन बना हुआ है, और तुमको सारे फंक्शन को जैसे हम लोग क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं तो हम लोग काफी सारा फंक्शन यूज करते हैं ना। जैसे सी में हम लोग याद कर लेते हैं कि प्रिंटफ लिखने से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, एक फंक्शन है, एक टाइप का फंक्शन है। उसी टाइप से क्या होता है, जे क्यूरी में भी काफी सारा फंक्शन डिफाइंड है। अगर तुम देखो तो यहाँ पे ये सब देखो, ये सारा चीज फंक्शन डिफाइंड है। और तुम्हारे ढेर सारा काम को बोलने के लिए, मतलब ढेर सारे काम को करने के लिए तुमको बोल दिया कि बस इस फंक्शन को कॉल करो, ये वेरिएबल्स पास करो इसके अंदर, और हम तुम्हारा इतना सारा काम करके दे देंगे। अब जैसे एरे सॉर्टिंग है, ठीक है, तो जब सी लॉन्च हुआ था तो सी में क्या है कि वेरिएबल सॉर्टिंग नहीं था, एरे सॉर्टिंग सॉरी। ठीक है। तो तुमको क्या होता था कि 10 लाइन का कोड लिखना होता था सॉर्टिंग के लिए। तो मान लो कि उसी का एक फाइल तुमको दे दिया और उसमें बोला कि इस फाइल को इंक्लूड करो अपने कोड में, और क्या करो, एक कमांड करो, एक फंक्शन कॉल करो शॉर्ट, और उसमें अपने एरे को पास कर दो, तुम्हारा शॉर्टिंग हो गया। समझी। हाँ, समझ गए। हाँ, तो इस टाइप से होता है वो क्या उसको कहते हैं, लाइब्रेरी। तो इसमें क्या था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बस तुम्हारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको थोड़ा इजीफाई किया है। तो ये बेसिकली लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट की है, पर उसके अंदर जे क्यूरी लाइब्रेरी है। अगर तुम्हारे पीसी जो भी ब्राउजर वगैरह है, अगर वहाँ जावास्क्रिप्ट नहीं चलेगा तो जे क्यूरी भी नहीं चलेगा, क्योंकि जे क्यूरी पूरी तरह डिपेंडेंट है जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके अंदर हम कुछ हाँ कोई कुछ बोल रहे थे। ठीक है। तो इसमें रिक्वेस्ट को मतलब होता है ना कि एक दो लैंग्वेज के बीच में तुमको जैसे बताया, कोऑर्डिनेटर किस पे बेस्ड है, पीएचपी पे। ठीक है, पीएचपी पे बेस्ड है। जे क्यूरी के किस पे है, तो जावास्क्रिप्ट पे है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हम एजेक्स लेते हैं। ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट सेंड करता है। ठीक है।
ये रिक्वेस्ट सेंड करता है jQuery और एजेक्स के बीच में, jQuery और PHP के बीच में एक ये बनाता है, मतलब क्या उसको बोलते हैं, एक पाथवे बनाता है, जिससे कि मतलब इधर का तुम डाटा उधर, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर तुम एक ही वेबसाइट में यूज कर रहे हो, तो तुमको इसका डाटा वहाँ, वहाँ का डाटा यहाँ, तो जरूरत पड़ेगा ना, समझ रहे हो। तो इसके लिए हम लोग एजेक्स का यूज किए हैं, ठीक है। और बाकी फ्रंट एंड के लिए तुमको वही HTML, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप वगैरह, जो फ्रंट एंड के लिए होता है, तो फ्रंट एंड के लिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, CSS वगैरह यूज किया हुआ, क्योंकि हम इसमें सीधा बैकएंड का काम किए हैं, हम फ्रंट एंड पे काम नहीं किए हैं, तो हम फ्रंट एंड के बारे में उतना नहीं बताएंगे। और बाकी जो भी फ्रंट एंड है अपना है, ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले आता है ना कि ये उस पर बेस्ड है कम्प्लीटली। तो अगर तुमको हम कोड दिखाएं, तो देखो इसमें क्या होता है, बोलते हैं तुम्हारा, हम आर्किटेक्चर पे ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि वो फिर ही हो जाएगा, कोऑर्डिनेटर का हो जाएगा, तो हम तुमको बताते हैं काम कैसे किया हुआ है। तो हम पहले बेसिक कुछ बता देते हैं कि जैसे एक वेबसाइट हम जब बनाते हैं, तो कौन कौन सा कॉमन कॉमन चीज़ें हम लोग करते हैं। अब जैसे हो सकता है कोई कोई बोर हो जाए इसमें, पर हम बता देते हैं कि जैसे हम लोग एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं, 5 टाइप का पेज है, जैसे होम है, ठीक है, एक पेज ये है, एक यहाँ पे प्रॉपर्टी वाला सेक्शन है जहाँ पे तुम सारे प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हो, ठीक है। एक क्या होता है कि मतलब एक कॉन्टैक्ट वाला पेज होता है, अगर खुल जाए मान के जैसे, मतलब ये वाला पेज का भी स्क्रिप्ट उतना तैयार नहीं है, मे भी कुछ लैग खा रहा है, ठीक है। और जैसे मान लो कुछ साइन अप करना है, लॉगिन करना है, जैसे ये लॉगिन का पेज है, तो इतने सारे पेज है, पर सब में तुम एक चीज देखो, हेडर कांस्टेंट होता है, ठीक है, फुटर कांस्टेंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी इतने हर पेज के लिए अलग अलग हेडर्स नहीं बनाते हैं। ये कॉमन मिस्टेक है जो नया नया एप्लीकेशन या वेबसाइट जो भी डिजाइन करते हैं, तो उसमें गलती होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सबके लिए हेडर रखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सब में जब एक ही चीज यूज करना है, हम लोग प्रोग्रामिंग में, देखो प्रोग्रामिंग में सबसे पहले ना, जब प्रोग्रामिंग तुम करते हो ना, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, उसको कहते हैं ड्राई कॉन्सेप्ट। अगर तुम लोग कभी सुना होगा इस बारे में, तो देखो एक होता है प्रोग्रामिंग में बेसिक से चीज होता है, जो तुमको कहता है कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना उस चीज को, इसको फॉलो करो, उसको कहते हैं ड्राई। ड्राई कॉन्सेप्ट कहता है हाँ, ये कहता है क्या पता है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये देखो, ये सब, ये सारा तो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज किए हैं, जो भी है कोऑर्डिनेटर जेक्यू वगैरह। और हम हाँ ये बता रहे थे ना, कि ये कॉन्सेप्ट होता है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है। ये क्या कहता है कि कभी भी मतलब जितना हो सके हद तक, जिस हद तक हो सके, कोशिश करो कि तुम्हारा कोड रिपीट नहीं हो। मतलब कोड रिपीट ना होगा मतलब कि मतलब एक बार जो कोड लिखे उसको बार बार कॉपी पेस्ट ना करे, ताकि इसको क्यों कहते हैं कि अगर एक तो तुम्हारा कोड ये थोड़ा इजी टू रीड होगा, ऊपर से अगर मान लो कभी तुमको चेंजेस करना रहा, तो तुमको सारे कोड्स में नहीं, एक बार चेंज करोगे सब में चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए तुम हम क्या करते हैं, ये हेडर है ना, इसको क्या करते हैं कि एक जगह डिफाइन करते हैं, और हर पेज में इसको कॉल करते हैं, ये वाला ये हेडर, इधर हेडर और ये नीचे फुटर, समझे। तो जैसे देखो हेडर फुट यहाँ एप्लीकेशन के अंदर, देखो जैसे यहाँ पे एक हेडर फाइल है, ठीक है, यही फाइल है जो तुमको यहाँ पे दिख रहा है, ये हेडर, ठीक है। अभी जैसे अभी देखो यहाँ पे होम पेज है, ठीक है, तो यहाँ पे होम लिखा हुआ है, ठीक है। अब मान लो कि हम इसको यहाँ पे चेंज करके होम की जगह होम्स कर देते हैं, HOME ट्रिपल एस, ठीक है, इसको होम्स कर दिए। तो देखो तुम्हारा ये, हाँ ठीक है। तो देखो वो सब जगह चेंजेस होता है, ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट डेवलप करोगे तो यही पता चलेगा कि ये हेडर है, ये फुटर है, तो इसमें ये सारी चेंजेस करना है, तो हम इसको चेंज नहीं करते हैं, हटा देते हैं, तो सारे में ठीक हो जाएगा। अब देखो हम जो एक चीज तुमको बता रहे हैं कि एजेक्स के बारे में तुम लोग को पता है, अ, प्रशांत पता है तुमको एजेक्स, एजेक्स तो पता ही होगा हमको तुमको। थ्योरी पता है, बस प्रैक्टिकल नहीं हाँ आया। ठीक है, ठीक है, हम बताते हैं कि देखो एजेक्स में क्या करता होता है ना, तुमको ये दिखाते हैं कि जैसे देखो मेरे पास दो पेज है, ठीक है, दो पेज है, एक पेज है ये वाला, हम तुमको दोनों का कोड और ये सब दिखाते हैं, देखो जैसे एक एक्स्ट्रा नहीं, ये मेन पेज है, ठीक है, मेरे पास एक मेन पेज है जिसमें एक लिखा हुआ है मेन पेज, ठीक है, ठीक है, मेन डॉट HTML फाइल है, इसमें लिखा हुआ है मेन पेज।
तो हम तुमको इसका कोड दिखाते हैं, ये देखो ये कोड है इसका, ठीक है, main.html का कोड है, दिख रहा है तुम लोग को? दिख रहा है? हेलो। हाँ दिख रहा है। हाँ, तो देखो ये एक मतलब जो भी है किसी भी वेबसाइट का एक पेज का कोड है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना कि जो एजेक्स का होता है ना, एजेक्स अब उसको जावास्क्रिप्ट में उसको एजेक्स बोलते हैं या क्या करते हैं, एक्सआरएक्स उसको कहते हैं। तो मतलब ये काम जावास्क्रिप्ट में भी होता है, पर उसको क्या किया है कि जे क्यूरी एक इजीफाई कर दिया है बहुत बहुत ज़्यादा। जावास्क्रिप्ट में थोड़ा लेंदी है बहुत ज़्यादा, कि मतलब पहले रिक्वेस्ट ओपन करना होता है, फिर रिक्वेस्ट सेंड करके, फिर मतलब हर चीज़ के एक एक अलग लाइन और काफ़ी लंबा लंबा लाइन्स होता है, मतलब सब कुछ डिफाइन करना होता है। पर जे क्यूरी काफ़ी शॉर्ट किया है। मैं तुमको कोड दिखा तो देखो ये होता है एक एजेक्स रिक्वेस्ट, हम इस पेज पे तुमको सेंड करके दिखा रहे हैं कि देखो इस पेज में हम किसी दूसरे पेज से डाटा ला रहे हैं, ठीक है। किसी दूसरे पेज से, कोई भी दूसरा पेज, वो जरूरी नहीं है कि कौन सा पेज हो, मतलब बस कुछ चीज़ ध्यान में रखना होता है, वो तुम लोग को बाद में पता चल जाएगा। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ से अब मेरा जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देख लो ये हम jQuery का कोड एम्बेड कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एजेक्स स्टार्ट करते हैं, एजेक्स स्टार्ट किए हैं, यूआरएल डाले हैं, ठीक है, किस टाइप का डाल रहे हैं हम रिक्वेस्ट, तो पोस्ट रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, और यहाँ पे ये सिंक वगैरह है, ये सब उतना भी बाद में बताएंगे, तो इसको रहने दो। अब डाटा, अब जैसे तुम कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हो, जैसे कोई भी फॉर्म भरते हो ना, तो क्या होता है वो भी एक पोस्ट रिक्वेस्ट होता है। जैसे कोई फॉर्म भरे तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट होता है, तुमको पता होगा अगर HTML में काम किया होगा। तो हम लोग जब फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट यूज करते हैं, मतलब एक पोस्ट रिक्वेस्ट, दो टाइप का रिक्वेस्ट होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट। तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, जहाँ भी तुमको डाटा सेंड करना होता है जनरली, वहाँ तुम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है। तो उसमें हम एक वैल्यू भेजे, वैल्यू कीवर्ड के साथ सेंड सेंड, ठीक है। और सक्सेस क्या कहता है ना कि जैसे ही उधर से कुछ रिस्पॉन्स आए, तो तुम हमको मेरे को डाटा नाम के वेरिएबल में सारा का सारा रिस्पॉन्स स्टोर कर देना, उसको फिर हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे। और अगर कुछ एरर आता है, मान लो कि तुम एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड किए, फाइल नहीं मिला, पेज कुछ हो गया, कनेक्शन इशू हो गया, तो जो भी एरर्स होगा वो तुम एरर जो है यहाँ डाटा वेरिएबल में, मतलब समझ रहे हो, अगर तुम्हारा सक्सेस हो गया तो डाटा वेरिएबल में तुम्हारा रियल मतलब डाटा आएगा, और अगर वो फेल कर गया तो उसी डाटा वेरिएबल के अंदर तुम्हारा आ जाएगा ये क्या उसको कहते हैं, मतलब एरर का जो एरर आएगा वो भी तुमको मिल जाएगा। तो तुम अलग अलग भी यूज कर सकते हो, तुम्हारे मन पे है। हम सेम ही वेरिएबल यूज किए हैं। तो अब देखो मेरे पास दो पेज है, तुमको अगर दिखाएं तो एक मेन पेज है, एक एक्स्ट्रा पेज है, एक एक्स्ट्रा डॉट HTML, ठीक है। ये मेन पेज है, दिख रहा है तुम लोग को? इसमें क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इसमें लिखा हुआ है मेन पेज डॉट और एम्प्टी, जो जिसका कोड ये है, ये वाला देख रहे हो, मेन पेज डॉट 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 एम्प्टी, ठीक है। दिख रहा है ना? जैसे इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, कंफर्म कर देते हैं कि यही पेज है, वरना फिर तुम लोग कहेगा कि अलग अलग पेज यूज करता है। एक एक्स्ट्रा पेज है, एक्स्ट्रा पेज में क्या हम हेलो वर्ल्ड सिर्फ लिख दिए हैं, इसमें कुछ यूज नहीं किए हैं, सिर्फ सिंपली एक राइट कर दिया, देखो जैसे हेलो वर्ल्ड यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तुम चाहो तो पूरा HTML यूज करो, तो उससे कोई ये नहीं है। बस यहाँ इस पेज पे जो भी डाटा शो हो रहा होगा, समझ रहे हो, एजेक्स क्या कर रहा है, देखो अभी हम जाए एजेक्स रिक्वेस्ट कॉल किए तो इसी एक्स्ट्रा डॉट HTML पे रिक्वेस्ट भेजें, एक्स्ट्रा डॉट HTML, इस पेज पे जो भी डाटा प्रिंटेड होगा, समझ रहे हो, वो इसको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको कमेंट आउट करते हैं, डाटा वेरिएबल के अंदर, ये इस डाटा वेरिएबल के अंदर तुमको वो मिल जाएगा, वो भी डाटा, जो भी चीज इस पे प्रिंट हो रहा हो, मतलब जो भी यहाँ से कंपाइलर को ब्राउजर को दिखेगा, वो डाटा यहाँ तुमको एक वेरिएबल में लाके स्टोर कर देगा, डाटा नाम का वेरिएबल में, ठीक है। अब हम क्या किए, जैसे तुमको ये पता होगा, मान लो कि जो ये एम्प्टी है ना, अगर तुम लोग को jQuery नहीं आता तो बेसिकली ये समझो कि ये जो एम्प्टी यहाँ लिखा हुआ है, हम इसको चेंज कर रहे हैं, ये जो H2 है इसको चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे H2 टैग दिख रहा है ना, तो इस H2 को यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं कि जो भी यहाँ से डाटा आता है, मतलब रिक्वेस्ट सक्सेस होने पे जो भी डाटा मेरे पास आएगा, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे, H2 से ये एम्प्टी से रिप्लेस कर देंगे। तो तुम देखो कि कोड में क्या था, यहाँ पे एक्स्ट्रा डॉट HTML में लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एक्स्ट्रा डॉट HTML हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, और यहाँ H2 में एम्प्टी लिखा हुआ था, ठीक है। पर जब एजेक्स रन करेगा ना, आ गया एजेक्स, एजेक्स एजेक्स एजेक्स, अरे यार कहाँ गया, हाँ, जब यहाँ एजेक्स रन करेगा, अरे रन नहीं कर रहा, क्या हो रहा है, एक सेकंड, जो अभी प्रशांत इतना देर से दिखा रहा था तुम लोग को, अच्छा रुको, वो थोड़ा इशू हो गया है, हम गलत फाइल ओपन कर दिए हैं, एक मिनट,
एग्जाम क्या नाम था इसका? अरे हाँ ठीक है, यहाँ पे को मेन पेजेस दिख गया, हेलो वर्ल्ड हो गया। अब हाँ हेलो वर्ल्ड देखो, यहाँ पे तुमको HTML फाइल में यहाँ लिखा हुआ एम्प्टी, ठीक है, यहाँ देख रहे हो, यहाँ एम्प्टी लिखा हुआ, और यहाँ आया है हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया है, जो एक्स्ट्रा डॉट HTML है ना, इसका हेलो वर्ल्ड उठकर इसमें आ गया, इस वेरिएबल में, और इस वेरिएबल में जो भी आया हम उसको यहाँ लिख दिया। अब मान लो कि हम यहाँ कुछ और लिख देते हैं, यहाँ हेलो वर्ल्ड, हेलो कुछ भी, जो भी है, ऐसे ऐसे कुछ भी लिख दिए, सेव कर दिए, ठीक है। और जब इसको रन करेंगे तो देखो वो सारा चीज यहाँ तुमको प्रिंट हो गया है, ये देखो यहाँ दिख रहा है। तो इस टाइप से हुआ, मतलब हम क्या किए, एक पेज से दूसरे पेज पे हम डाटा ट्रांसफर कर दिए, मतलब एक डाटा किसी और पेज पे था, उसको हम अपने पेज पे कॉल कर लिए, समझे। तो इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, ये तो हो गया थ्योरी कि ठीक है ऐसे ऐसे कॉल कर लेते हैं। अब हम हाँ ठीक है, अब देखो हम रियल लाइफ दिखाते हैं कि इसमें काम कैसे करते हैं। तो देखो इसमें क्या करते हैं ना, कि हम लोग क्या करते हैं कि एक PHP जब होता है ना, तो जैसे एक PHP फाइल है, ठीक है, ये एक फंक्शन है, जो भी है, एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन में क्या करते हैं कि हमको डाटाबेस से जो भी कनेक्शन करना है, डाटाबेस से या जो भी बैकएंड का काम करना है, हम सारा लॉजिक्स लगा के एक जगह हम एक इको, तो तुमको पता है PHP में इको का मतलब होता है जो सी में प्रिंट करता है, मतलब कोई भी चीज को स्क्रीन पे प्रिंट कर देना। तो जब हम उसको कर देते हैं इको जेसन जेसन इनकोड, मतलब जेसन इनकोड मतलब जो भी डाटा है उसको जेसन के फॉर्मेट में सरिया दो। तो बेसिकली अगर किसी टाइप का भी डाटा होता है तो उसको जेसन के टाइप में अरेंज करने की कोशिश करता है, अगर उससे हो गया अरेंज तो उसको जेसन में कन्वर्ट कर देगा, नहीं होगा तो वो एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। अब जेसन, जब जेसन में हम ट्रांसफर कर दिए डाटा को, ठीक है, और उसको एको कर दिए, तो ये वाला जो पेज है ना, ये तुमको, अगर तुम कोडिंग फ्रेमवर्क बारे में बताते हैं MVC फ्रेमवर्क में, तो एक फंक्शन जो होता है ना, एक फंक्शन इसको रेप्लिकेट करता है, क्या बोलते हैं, मतलब एक पेज को रेप्लिकेट करता है। जैसे अभी हम लोग जब ये यूज कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं ना लोकल होस्ट एजेक्स टेक्स्ट मेन डॉट HTML, समझ रहे हो। इसी तरीके से ये जो है ना, ये गेट प्रॉपर्टी डाटा, ये एक डमी URL है, कह सकते हो डमी URL। ये जो होता है ना मतलब ये गेट प्रॉपर्टी डाटा तुमको दिखाते हैं, अगर तुम, मतलब ये चीज़ क्लियर नहीं है तो, जैसे तुम लोग को ये कुछ को पता होगा, ठीक है, शेयरशेल स्लैश, अब जैसे कोई भी मान लो मेन अंडरस्कोर, जैसे हेल्पर स्लैश, ठीक है। तो देखो ये एक URL है, कुछ एरर थ्रो कर रहा है इसलिए क्योंकि ये कुछ डाटा मांग रहा है, जैसे हम किसी भी, इसमें हम क्या करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट डालना होता है हमको, तो पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं डाल रहा है इसलिए हमको ये एरर थ्रो कर रहा है, तो ये अलग चीज़ है। पर इतना देखो कि मतलब ये है ना, इतना को समझो कि एक URL है, समझ रहे हो, और उस पर ये प्रिंट हो रहा है। अगर हम तुमको एक डमी URL बना कर दिखाएं, तो यहाँ पे हम तुमको लास्ट में बना कर दिखाते हैं, पब्लिक फंक्शन, मान लो कि चेक CH के बनाते हैं, एक चेक बनाते हैं, इसमें हम कुछ भी लिख दिए एको, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हम क्या बनाए थे, जो था CH के करके एक URL बनाए थे, तो देखो CH के, तो देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ प्रिंट हो गया, अगर तुम देखो तो ये क्या हुआ, मतलब CH के यहाँ पे जो CH के ये जो नाम दिए, इस नाम का एक डमी URL थ्रो बन गया। इससे क्या होता है कि मतलब तुम अपने मेन फाइल को प्रोटेक्टेड रख सकते हो, ये सब चीज सिक्योरिटी वाला बाद में देखते हैं, समझे। तो अब हम क्या करेंगे ना, कि इस वाले पे, अब हम ये एक पेज है जिसमें मेरा ऐसे कुछ आ रहा है डाटा, पर हमको वो डाटा को मेन पेज पर लाना है। जैसे ये मेरा मेन पेज है, यहाँ पे कुछ डाटा रिट्राइव हो रहा है, देख रहे हो, ये सब डाटा बेस से डाटा आ रहा है, ये सारा जो डाटा है, ये डाटा बेस से आ रहा है। अगर हम किसी पे क्लिक करेंगे तो ये जाएगा इसके नेक्स्ट पेज पे, ये ओपन होगा साइट, तो ये एक अलग चीज़ है। तो हमको किसी दूसरे, मतलब अपने पास ये लाना है, डाटा कॉल करना है, ठीक है, मतलब मेन पेज पे डाटा लाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ढेर सारा डमी URLs बनाते हैं। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे ये इतना सारा डमी URLs बना हुआ है, सबमिट प्रॉपर्टी, ये सब रियल में, मतलब इस लिंक को कोई ओपन नहीं करने वाला है, इसको क्या करते हैं, साइट के अंदर से ही कॉल करते हैं। तो हम तुमको दिखाते हैं, जैसे हम तुमको सबसे स्टार्ट में सबमिट प्रॉपर्टी दिखाते हैं, तो प्रॉपर्टी, हाँ, तो देखो यहाँ पे
ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो तुम, हम एक तुमको ये दिख रहा है ना, सबमिट प्रॉपर्टी नाम का एक यूआरएल, ठीक है, एक फंक्शन दिख रहा है। उसी फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल किए हैं, सबमिट प्रॉपर्टी देख रहे हो। और इसमें कुछ जो भी इसको डाटा मांगता था वो दिए। और ये जो भी अब रिटर्न करेगा इतना, ये इतना कोड के बाद यहाँ पे देखो जेसन इन कोड में आउटपुट देगा। ये जो भी रिटर्न करेगा हम उसको एक फंक्शन में डालेंगे, मतलब एक वेरिएबल में डालेंगे, और उसको फिर मैनिपुलेट करेंगे अपने हिसाब से, ताकि फिर वो ऐसा दिखने लगेगा। समझ गए। फिर बाकी अपना लिंक वगैरह लगाना अपना है। तो ये दिखा है कि मतलब इसको देखो एजेक्स को कैसे यूज किए, कि हम यहाँ क्या किए, देखो इस वाले पेज में क्या किए कि डाटाबेस से कनेक्शन कौन बना सकता है। तो डाटाबेस से कनेक्शन एक ये मतलब सर्वर साइड लैंग्वेज बनाएगा। और तुमको पता है कि जावास्क्रिप्ट मतलब कोर जावास्क्रिप्ट एटलीस्ट सर्वर साइड नहीं है, वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, तो वो डाटाबेस से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अब तो कर सकता है, मतलब अब ये नोड वगैरह आ गया है तो, पर बेसिकली जो कोर जावास्क्रिप्ट है वो नहीं कम्युनिकेट कर सकता है सर्वर साइड से। उसके लिए हम क्या किए, हम डाटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए यूज किए पीएचपी लैंग्वेज का, जो कि एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। पीएचपी से डाटाबेस से कनेक्शन बनाए, उसको एक पेज में हम डुप्लीकेट पेज बनाए, और उसमें हम बस उसको थ्रो कर दिए, मतलब एक डमी डाटा टाइप का डाल दिए। मतलब समझ रहे हो कि एक पेज बनाए जहाँ पे सिर्फ डाटा को प्रिंट कर दिए हम। क्या बोलते हैं, डाटा के हिसाब से, मतलब जो भी इनपुट आएगा उसके हिसाब से हम डाटा को प्रिंट कर दिए। और उस पेज पे जो भी डाटा है उसको एजेक्स से कॉल कर लिए। जैसे तुमको दिखता पहले बताया ना कि एक पेज पे जो भी लिखा होता है, एजेक्स पूरे पेज के सारे डाटा को कॉल उठा लेता है अपने पास, और यहाँ पे लाके प्रिंट कर देता है। ठीक है। उसी टाइप से क्या किया कि एक पेज पे हम बस सारा डाटा लाए और प्रिंट किए, और वहां से हम मेन पेज पे कॉल किए। और मेन पेज पे जब कॉल किए एजेक्स से, तो हमको मिल गया जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में। अब तुम जावास्क्रिप्ट से तुमको पता है कि तुम्हारे पास ब्राउजर को काफी कंट्रोल आ जाता है। तुम्हारे पास अगर पीएचपी में तुम इसी चीज को करो तो तुम्हारे पास इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं आएगा, पर जावास्क्रिप्ट पे तुम बहुत ज्यादा कंट्रोल ले सकते हो। ठीक है। अब तुमको एक चीज बताते हैं कि देखो तुम मतलब पीएचपी और जावास्क्रिप्ट में देखो कुछ बेसिक डिफरेंसेस बता देते हैं तुमको, कि मतलब हम अब तुम बोलेंगे कि मतलब ये कर रहे हैं ना, हाँ सॉरी, कि देखो यहाँ पे ज़रूरत क्या था जावास्क्रिप्ट यूज़ करने का, क्योंकि तुमको अगर तुम लोग कभी पीएचपी यूज़ किए होगे तो पीएचपी क्या होता है कि तुम यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली सर्वर साइड लैंग्वेज है, पर तुम उसको डाटा थ्रो करने के लिए तुम एचटीएमएल में भी डाटा थ्रो कर सकते हो पीएचपी की मदद से। पर तुमको बताते हैं कि पीएचपी जावास्क्रिप्ट तुमको कितना ज़्यादा पावर देता है ब्राउज़र के ऊपर, और मतलब तुमको क्या क्या तुम कर सकते हो। अब जैसे देखो तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं। हाँ, ये देखो एक लॉगिन फॉर्म है। ठीक है, ये मतलब इस वेबसाइट का लॉगिन फॉर्म है, कि अगर तुमको अगर नया अकाउंट बनाना है या लॉगिन करना है तो तुमको यहाँ पे रिडायरेक्ट करेंगे हम। ठीक है। अब तुम देखो जावा के पीएचपी क्या होता है ना, पीएचपी सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो उसको कभी भी हिट करने के लिए ना, मतलब अगर तुमको पीएचपी का स्क्रिप्ट रन करना है ना, तो तुमको सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करना होगा कि ये रिक्वेस्ट गया, वहां पे आप मैनिपुलेट किए और डाटा को, और फिर आप हमको भेजें, मतलब सर्वर मेरे को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अगर तुमको बताएं तो वो कुछ ऐसे काम करता है। देखो आ गया यार। हाँ। अ, ठीक है। अब देखो हम तुमको बताते हैं जैसे कि पीएचपी कैसे काम करता है ना। जैसे ये तुम्हारा ये है, मतलब ये तुम्हारा जो भी है डेस्कटॉप है। ठीक है, ये तुम्हारा डेस्कटॉप है और ये तुम्हारा सर्वर है। अब ये सर्वर है, ठीक है, तो पीएचपी जो है एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो तुम्हारे पीसी को पीएचपी से कोई भी काम कराने के लिए ना, तुम्हारे सर्वर पे एक रिक्वेस्ट सेंड करना होगा। समझे। तुम्हारे पीएचपी पे एक रिक्वेस्ट, सर्वर पे एक रिक्वेस्ट सेंड करना होगा। फिर सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगा और फिर सर्वर उस चीज को देखेगा कि क्या वहां से आया है और हमको क्या आउटपुट देना है। उसके हिसाब से सर्वर तुमको एक आउटपुट दे। तो तुमको अगर पीएचपी से कुछ भी काम करना ना, एक भी रिक्वेस्ट सेंड करना है, तो तुमको तुम्हारे पेज को रिफ्रेश होना पड़ेगा। अगर कोर पीएचपी में काम कर रहे हो तो तुम्हारे पेज को रिफ्रेश होना पड़ेगा, जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? छोटा छोटा एग्जांपल तुमको दिखाते हैं। तुम हर बार रिफ्रेश करके उतना चीज नहीं कर सकते हो। जैसे तुमको बताते हैं, अब जैसे तुमको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। अब तुमको क्या है कि मान लो कि तुम फॉर्म भरे, रजिस्टर पे क्लिक किए। अब मान लो कि ये ईमेल जो है तुम पहले से रजिस्टर किए हुए थे, तो क्या होगा, उधर से एक पहले इधर से मतलब हम तुम्हारा वेबसाइट सर्वर पे एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि देखो ये ईमेल रजिस्टर करना चाहता है। समझ गए। फिर सर्वर चेक करेगा अपने डेटाबेस में, डेटाबेस में चेक करके तुमको बताएगा कि देखो ये ईमेल पहले से ही रजिस्टर्ड है, आप इस ईमेल से रजिस्टर नहीं कर सकते हैं।
तो तुम्हारे साथ कभी कभी ये प्रॉब्लम आता होगा गूगल वगैरह में, जो साइन अप करने गए किसी फेसबुक बनाने के लिए, तो गए वहाँ पे ईमेल डाले, सबमिट किए तो फिर उधर से रिस्पॉन्स आया कि आप नहीं कर सकते इस ईमेल के साथ। अब मान लो ये तो छोटा फॉर्म है, अब एक फॉर्म तुमको दिखाते हैं। ये एक फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म को अगर हम टेम्पररी फिल कर देते तुमको और बड़ा फॉर्म दिखाते हैं। जैसे तुम मतलब बेसिकली समझो कि तुम्हारे पास अगर बहुत बड़ा फॉर्म है ना, अरे यार, पर्सनल न्यूज़, हाँ ठीक है, अगर तुम्हारे पास कुछ बहुत बड़ा फॉर्म है तो तुम इतना नहीं कर सकते हो कि मतलब तुम जैसे इतना बड़ा फॉर्म है, इसमें कितना स्टेप्स है, बहुत सारा स्टेप्स है, मतलब 4-5 स्टेप्स है, ठीक है, सारा एक ही फॉर्म के अंदर आता है ये सब। ये तुम डाटा देखोगे तो ये सारा एक ही फॉर्म के अंदर आता है। अब मान लो इसमें तुम कहीं पे एक छोटा मिस्टेक किए, ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारा फॉर्म पूरा ही बैक हो जाएगा। मतलब तुमको शुरू से पूरा डाटा फिल करना होगा। तो ये कि यूजर प्रोस्पेक्टिव से मतलब यूजर एक्सपीरियंस बहुत खराब हो देता है कि तुम अपने फॉर्म में एक गलती किए, उसके वजह से तुमको पूरा फॉर्म फिर से फिलअप करना पड़ा। समझ रहे हो? तो इसको सॉर्ट करने का सॉल्यूशन क्या है कि तुम जैसे ही ईमेल है तो सबमिट पे क्लिक करने से पहले ही तुम यूजर को चेक करके बता दो कि देखो ये वाला जो ईमेल है पहले रजिस्टर्ड है। अगर तुम कभी चेक किए होगे तो जब तुम यूजर नेम वगैरह फेसबुक पे बनाने जाते हो तो तुम जैसे ही यूजर नेम अपना डालते हो ना, तो बिना पेज को रिफ्रेश किए वो तुमको बताता है कि ये यूजर नेम पहले से रजिस्टर्ड है, मतलब ये यूजर नेम में अवेलेबल नहीं है, आप दूसरा यूजर नेम ट्राई कीजिए। ऐसा होता है। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ हाँ सुन रहे। हाँ, तो ऐसा होता है ना, तुम लोग कभी देखे होगे ना ऐसा कि मतलब यूजर नेम डाले, हम सबमिट पे क्लिक भी नहीं करते, वो मेरे को बताता है कि ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, आप दूसरा यूजर नेम डालिए। ठीक है, तो देखो वो अब हम तुमको ये दिखाते हैं कि जैसे कि नॉर्मल हम तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं कि हम ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, फिर उधर से मेरे को रिस्पॉन्स आएगा कि गलत है। और ठीक है, तो देखो अब उसके जगह हम क्या करेंगे ना, हम क्या करते हैं कि जैसे अब एजेक्स के मदद से हम क्या करते हैं कि देखो तुमको एक चीज दिखाई देते हैं कि जैसे एक ईमेल फील्ड है, ठीक है, ईमेल फील्ड में हम एक लगाए हुए हैं कि मतलब अगर कभी इस पे तुम फोकस करो और फोकस से बाहर जाओ, फोकस से बाहर यानी कि इसको सेलेक्ट किए इस इनपुट को, और इनपुट से बाहर जाएंगे तो तुम्हारे ईमेल को चेक कर लेगा कि ये ईमेल रजिस्टर्ड है कि नहीं। जैसे कि देखो हम पहले तो ये चेक कर रहा है कि इनवैलिड है, मान लो कि हम डाले ये rishu54raj@gmail.com, तो हम जैसे ही ये डाले ना तो मेरे को बताता है क्या ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, चेक कर देख रहे हो। तो हम क्या किए कि यहाँ पे जैसे ही हम डाले कि ये ईमेल फील्ड फिल होगा तो एजेक्स रिक्वेस्ट एक सेंड करेगा सर्वर को, सर्वर से चेक करेगा कि ये ईमेल है कि नहीं सही, और फिर मेरे को ला के देगा उसी पेज पे बिना रिफ्रेश किए कि वो मतलब सही है या गलत है जो भी है, और हम उस हिसाब से यूजर को अपना एरर दिखा सकते हैं कि हाँ भाई देखो ये पहले से रजिस्टर्ड है। अब जैसे यूजर नेम में तुम देखो तो अगर तुम नॉर्मली कुछ करोगे ऐसे तो छोटा हो गया, किए तो देखो ऐसे टिक लग गया कि यानी कि ये यूजर नेम अवेलेबल है। अगर कुछ और हुआ तो हम छोटा मतलब कोई पहले से रजिस्टर्ड यूजर नेम लिए रिशु, ये भी अवेलेबल है। कौन सा यार, तो जो भी अगर तुम यहाँ पे कुछ ऐसा यूजर नेम ले लोगे जो पहले से रजिस्टर्ड है तो वो मतलब तुमको एरर थ्रो कर देगा, समझे। तो इस तरीके से हम क्या किए ना कि मतलब हम बिना मतलब PHP तो एक ये लैंग्वेज है, क्या उसको कहते हैं, सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो पर बिना पेज को रिफ्रेश किए हम रिक्वेस्ट सेंड करके उसका डाटा रिसीव करके अपने पेज पे यूज कर लिए, और हमको अपने पेज को रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ा। तुम समझ रहे हो, समझे इस बात को यार। हेलो, हाँ हेलो। हाँ हाँ समझ गया। चलो। हम्म, ठीक है, तो अभी तो इतना ही है। मतलब इतना काम किया, अब जो जो हम काम किए हैं अपने साइट पे हम दिखाते हैं। अब जैसे हम कुछ फिल्टर्स लगाए हैं, अब जैसे देखो कि ये सब तो वो आदमी का फोटो दिख रहा है पर ये रियल में प्रॉपर्टी का इमेजेस होगा, ठीक है। अब जैसे प्रॉपर्टी का इमेजेस है तो यहाँ पे प्राइस रेंज वगैरह का फिल्टर है कि इतने प्राइस से इतने प्राइस तक का जो प्रॉपर्टी हो सिर्फ वही डिस्प्ले करो। तो देखो तुम्हारे फिल्टर्स के हिसाब से चेंज हो गया डेटा। अगर हम थोड़ा और बढ़ाते हैं, सर्च करेंगे, थोड़ा और बढ़ाएंगे, सर्च करेंगे तो देखो डाटा चेंजेस हो रहा है। समझ रहे हो, सिटी सिटी तो नहीं, जैसे मान लो जो भी प्रॉपर्टी है तो वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए है, या कोई भी आ सकता है। तो उस हिसाब से देखो तुम फिल्टर्स कर सकते हो, यहाँ पे हम फिल्टर लगाए हैं, ठीक है, समझ गया। और और क्या, एक हाँ एक ये प्रॉपर्टी सबमिशन फॉर्म है जहाँ पे तुम कोई भी प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हो। जैसे हम तुमको एक प्रॉपर्टी लिस्ट करके दिखाते हैं, जैसे ये इमेज के साथ हम लिस्ट करते हैं। जैसे देखो प्रशांत नाम से एक प्रॉपर्टी लिस्ट करते हैं, कितने, 1 रुपया का प्रॉपर्टी है, ठीक है। और
देखो देखो जैसे तुमको ये चीज दिखाते हैं, देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये चीज कि जैसे ही फोन नंबर वाला फील्ड है वो खाली है, तब तक ये तुम्हारा नेक्स्ट बटन डिसेबल्ड है, फोन नंबर का फील्ड ये है। तो इस टाइप से तुम बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो जावास्क्रिप्ट से। बाकी तो देखो तुमको एक फॉर्म भर के दिखाते हैं, एक प्रॉपर्टी लिस्टिंग दिखा देते हैं। छोड़ो ये सब इमेज बाद में डाल देंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस फिनिश, प्रॉपर्टी लिस्टेड हो गया है। अगर तुम अभी चेक करोगे तो देखो एक प्रशांत नाम का प्रॉपर्टी लिस्टेड हो गया, देख रहे हो, जिसका 1 रुपया प्राइस है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो यही सब अभी कर रहे हैं, अभी लॉगिन साइन अप पे काम चल रहा है मेरा। चलो ठीक है, तो मेरा इतना ही था, मतलब एजेक्स वगैरह जो भी डाटा ट्रांसफर समझाना तुम लोग को। तो इतना ही है। इसमें किसी को कुछ सोशल पूछना लॉगिन है काम कर रहा है? क्या? और नहीं, सोशल लॉगिन अभी नहीं लगाए हैं, लगाएंगे, फेसबुक का लगा सोशल देंगे, लॉगिन फेसबुक काम का। कर नहीं अभी नहीं, अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। ऐसे इमेज को कैसे फिल्टर कर रहा है? मतलब फिल्टर क्या करना है? मतलब जेपीजी को वैलिडेट करना इस टाइप का। हाँ देखो, दो चीज तुम उसके लिए कर सकते हो, ये दो चीज, दो तरीका होता है। एक तो ये होता है, देखो तुमको अगर ठीक है, देखो पहले दो चीज होता है। एक जब तुम ये करते हो, जैसे यहाँ पे इमेज का सिलेक्शन आया ना, तो जब तुम इमेज सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे तुम डाल सकते हो ये वाला। जैसे ये होता है इमेज लेने के लिए जो HTML होता है, क्या होता है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल, ये होता है ना। तो इसी में तुम डाल दो एक्सेप्ट ये मतलब जो जो फॉर्मेट तुमको एक्सेप्ट करवाना है वो फॉर्मेट कॉमा सेपरेशन में डाल दो, तो सिर्फ उतना ही फॉर्मेट फोटो इमेजेस वो लेगा। जैसे यहाँ से देखो, अब जैसे हम यहाँ पे आए तो देखो कस्टम फाइल्स है, तो तुम यहाँ पे देखो वही है JPG JPEG PNG जो हम यहाँ पे डाले, समझ रहे हो। अगर इसके सिवाय कोई फाइल होगा तो वो तुमको नहीं डिस्प्ले होगा। जैसे इसके अंदर जो भी फाइल्स है तो वो तुमको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ये सिर्फ शॉर्टकट है इसलिए डिस्प्ले हो रहा है, जबकि इसके अंदर ऑल काफी फाइल सारा सेलेक्ट फाइल्स करो ना, है। डिस्प्ले हो जाएगा। ऑल फाइल सेलेक्ट करो ना, डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ से ना, हाँ तो बता रहे हैं। तो ये देखो, ये पहला पहला स्टेप है, समझ रहे हो, ये पहला स्टेप है जहाँ पे तुम ये चीज को बता रहे हो कि मतलब ये यूजर को सिर्फ कन्वीनियंस के लिए, ये सिक्योरिटी पर्पस नहीं है। यहाँ से यही, यहाँ से ऑल फाइल्स करेंगे तो तुमको सारा दिख जाएगा, तुम सेलेक्ट कर सकते हो, समझ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ तो रेडमी डॉट टी को कंट्रोल ट्राई करो तो अपलोड करने का। नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा, जो भी है फाइल है तो डिस्प्ले तो भी नहीं होगा, क्योंकि वो डिस्प्ले लगा हुआ, तो तुम कुछ भी करोगे तो वो नहीं होगा अपलोड, एरर थ्रो कर देगा। अभी एरर कैसा थ्रो करेगा उसका मेरे को आइडिया नहीं है, ट्राई नहीं किए हैं, पर नहीं होगा इसका गारंटी है मेरे पास। अब देखो इसको फिनिश करेंगे ना, अबे यार हो गया, पता नहीं, रुको चेक कर लेते हैं। लगता है ये नहीं लगाए, फिल्टर नहीं लगाए हैं, फिल्टर हटा दिए थे क्या? तब तो बड़ा सिक्योरिटी इशू हो गया ना। हाँ हाँ, अरे नहीं, हम तो पक्का फिल्टर हटाए होंगे, ऐसा फिल्टर रखते हैं, पर हो सकता है हम टेस्टिंग में हटाए होंगे और फिर हटा ही रह आई गया थिंक तुम होगा। रेडमी डॉट टी को सेलेक्ट ही नहीं किया था। नहीं हम तो किए बिना हैं। सेलेक्ट किए हुए बिना, आगे बढ़ रहा था क्या? नहीं बिना सेलेक्ट किए आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक कोई फाइल सेलेक्ट नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेगा। तुम सेलेक्ट कर लिया। अच्छा सुनो सुनो, तो एक काम करो यार, मेरे को पता चल जाए तुम रेडमी। हाँ हेलो, वो वेब पेज पे जाओ ना। हाँ हाँ अरे बोलो। वो वेब पेज पे जाओ ना जहाँ तुम लिस्ट किया अभी, मतलब रेडमी डॉट टेक्स को। इसको न्यू टैब में खोलो ना, इमेज को, इमेज का लोकेशन को, ये इमेज पे जाओ ना। अच्छा ये हाँ इसको न्यू टैब में खोलो। ओपन इमेज इन कहाँ गया, अरे यार नहीं आया। अरे देखो अपलोड नहीं हुआ, वो फाइल अपलोड नहीं हुआ, रेडमी समझ डॉट, गए। हाँ नहीं हुआ, अपलोड ही नहीं हुआ। चलो वो ठीक। फाइल अपलोड नहीं हुआ पर एरर भी नहीं आया, पर इस चीज़ को हम सॉर्ट कर, ठीक है हम इसको ठीक कर देंगे। अपलोड नहीं ही होना चाहिए था, डाटा भी सबमिट नहीं होना चाहिए। तो देखो उसके लिए हम लगाए हैं सिक्योरिटी इशू, पर इसलिए अपलोड नहीं हुआ वो फाइल। देख रहे हो ये वाला फाइल है ना, अगर तुमको इसका इंस्पेक्ट करके हम दिखाएं तो इसका देखो कंसोल में ये ये इमेज फाइल है, तो इमेज SRC यूटिलिटी के बाद कुछ अपलोड ही नहीं हुआ, तो इसके लिए यहाँ पे स्पेस छूट गया, देख रहे हो। अच्छा तो ऐसे ये है, गलती है। जैसे हम तुमको दिखाते हैं कैसे अपलोड नहीं हुआ, इसका कंफर्मेशन हम दे देते हैं कि जैसे देखो स्टूडियो के अंदर ये वाला फोल्डर है, इसके अंदर ये है। तो अभी देखो तुम्हारा काम किए थे ये वाला,
यूटिलिटी फाइल के अंदर है, यूजर मेन इमेजेस में। हाँ देखो, अभी जैसे तुम्हारा जो प्रसाद नाम से किया था तो ये वाला था ना 83 पे, देख रहे हो? जैसे तुमको सीरियल नंबर यहाँ पे 83 पे देख रहे हो, ये वाला इमेज है ना, हाँ तो 83 नाम से यहाँ पे इमेज है तुम्हारा, पर 84 नाम से कोई इमेज नहीं है यहाँ पे, तुम देख रहे हो? इमेज भी नहीं है, तुम्हारा टेक्स्ट फाइल भी नहीं है। अगर होता तो यहीं पे ये होता, अपलोड हो जाता। ठीक है, जिसका मतलब हुआ नहीं, पर हमको वहाँ पे एरर एरर थ्रो करना था, पर फाइल अपलोड नहीं हुआ, पर एरर भी नहीं आया। ऐसे प्रॉपर्टी सबमिट नहीं होना चाहिए। हम दिखाते हैं इसका कोड। अपलोड मॉडल के अंदर हुआ, VCNF मॉडल बनाए हैं इसमें से। ठीक है, हाँ तो देखो, अपलोड पाथ अलाउड टाइप्स, इसी के अंदर अलाउड टाइप्स। हाँ देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ अलाउड टाइप्स में भी हम डाले हुए हैं। यहाँ पे ये देखो, ये दिख रहा है तुमको? हेलो प्रशांत। हाँ, दिख रहा दिख रहा। हाँ तो ये देखो, मतलब ये एक तो मॉडल बनाए हुए हैं, तो फंक्शन टाइप का है। तो हम यहाँ पे देखो अलाउड टाइप्स होता है ना, तो फाइल एक्सटेंशन में यहाँ पे हम वो डाले हुए हैं कि इतने ही फाइल को परमिट करना है। ठीक है, हमसे गलती हुआ कि हमको ये चेक, हम इसको चेक नहीं कर रहे हैं एक्चुअली कि ये अपलोड हो रहा है कि नहीं, और उसके बिना ही आगे बढ़ जा रहे हैं। तो हमको एक चेक लगाना होगा कि अगर ये अपलोड नहीं हुआ है तो भी एक एरर थ्रो करना। ठीक है, तो हम इस चीज़ को ध्यान देते हैं। और ये एक और कर सकते हैं, जैसे इस देखो प्रॉब्लम को टैकल करने का अलग अलग तरीका है। अब जैसे तुम बताया तो हमको दिमाग में आ रहा है कि हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि एक बार सबमिट होने के बाद हम जावास्क्रिप्ट से चेक कर सकते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। जो भी इमेज यहाँ सेलेक्ट हुआ है वो अगर जेपीजी नहीं है तो एक एरर यहीं पे थ्रो कर देना, मतलब सर्वर साइड पे, क्लाइंट साइड से छोड़ के सर्वर साइड से छोड़ के क्लाइंट साइड पे ही एरर डिस्प्ले कर देंगे हम उसको। हम देखते हैं ये वाला चीज़। ठीक है, चलो अच्छा चीज़ है, ये सही चीज़ बताया, गलती था। क्लाइंट साइड फिल्टर को फिर भी पास किया जाता है, पता है ना? अरे तो ऐसे तो अपलोड नहीं होगा ना। मतलब हम अब बीच में जैसे वो रिक्वेस्ट तो को सिर्फ टेम्पर करके। हाँ हाँ हाँ, वो तो देखो, है। अगर अगर वो भेज भी दिया तो यहाँ से अपलोड तो नहीं होगा, तो ऐसा कोई सिक्योरिटी इशू नहीं आएगा ना, बस यूजर इंटरफेस में इशू आएगा। हाँ, हम्म। या तो बोलो दोनों लगाया जा सकता है कि इसको भी चेक में लगा देगा यहाँ, अगर वो जेपीजी फाइल नहीं आया तो फिर एरर हो जाएगा। दोनों किया जा सकता है। सिक्योरिटी का, मेरे को तो सिक्योरिटी का नॉलेज नहीं है ना कि कैसे टेम्पर करता है।